अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आपको इनोवेटर एजुकेशनल सिस्टम के यूट्यूब चैनल से मुख्तलिफ़ लेक्चर दिए गए हैं और आज मैं आपको केमिस्ट्री फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 पे लेक्चर दूंगी। मेरा फ़र्स्ट लेक्चर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। आजकल केमिस्ट्री में दो टर्म्स रिलेटिवली यूज़ हो रही हैं, एक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और एक है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब हम सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देन वी फर्दर डिस्कस इन डिटेल। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस आ गई कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी फोर्सेस होती हैं? वो फोर्सेस जो विद इन मॉलिक्यूल होती हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद इन द मॉलिक्यूल आर कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। आप इसकी एग्जांपल देख सकते हैं कि आपके पास है वाटर मॉलिक्यूल, इसकी शेप है जो ये वी शेप्ड होता है। अब देखें कि ऑक्सीजन इसमें क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को एक दूसरे के करीब किया हुआ है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहेंगे कि ये क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है और ये इस मॉलिक्यूल के दरमियान है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस में है। अब आपके पास आ जाता है कि ये कौन कौन सी इसकी टाइप्स आ जाती हैं कि ये किस किस में है। मेटालिक बॉन्ड आ जाता है, इसमें आयोनिक बॉन्ड आ जाता है और कोवलेंट बॉन्ड आ जाता है। अब कोवलेंट बॉन्ड आपके पास दो तरह के आ जाते हैं, एक है पोलर कोवलेंट बॉन्ड और एक है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जबकि आप दूसरी साइड पे देखें कि आपके पास है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल। जब दो मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो हम उसे कहेंगे कि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। अब आप देखें कि आपके पास ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है। अब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जिस फोर्स से अट्रैक्ट हुआ है उसको हमने नाम दे दिया है कि ये क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। अब आ जाती है आपके पास टाइप के, इसकी टाइप क्या है, इसकी टाइप में आ जाएगा डाइपोल डाइपोल, आयन डाइपोल और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। अब आप देखें कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर हम इन तीनों में कंपेयर करें कि किस में सबसे ज़्यादा होती हैं, तो आपके पास आयन डाइपोल फोर्सेस सबसे ज़्यादा होती हैं, इसके बाद डाइपोल डाइपोल फोर्सेस आ जाती हैं और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रेंथ के हवाले से अगर आप इनको अरेंज करें तो ये ऐसे होगा। अब हम इनको एक एक को डिस्कस करेंगे डिटेल में। आपके पास आ जाता है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। अब ये जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं ये एग्जिस्ट करती हैं किस में, पोलर मॉलिक्यूल में। अब आप ये देखें कि आपके पास ये एक मॉलिक्यूल है HCl। अब आप इसको देखें कि आपके पास इसमें जो क्लोरीन है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और हाइड्रोजन की निस्बत क्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की हैसियत से अब ये क्या करेगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा तो हम ये बात कहेंगे कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन शेयर हुए थे वो अनसिमेट्रिकल हैं। अब अनसिमेट्रिकल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो इसको हम नाम देंगे कि ये क्या है, इसकी पोलैरिटी है, पोलर मॉलिक्यूल इस वजह से है। अब आपके पास क्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इसलिए इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये आपके पास एक मॉलिक्यूल था। अब इसी तरह आप ये देख लें, दूसरी एग्जांपल आपके पास आ जाती है HBr की। तो अब इसमें ब्रोमीन है जो ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब जब आपके पास HCl का एक मॉलिक्यूल और दूसरा HCl का मॉलिक्यूल, इन दो मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, अब एक डाइपोल ये है और एक डाइपोल ये है, इनके दरमियान जो फोर्सेस होंगी इनको हम नाम देंगे डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। ठीक है, अब हम देखते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस क्या हैं, वो हम देखने के बाद हम देखते हैं कि इनकी स्ट्रेंथ क्या है। तो जो आपके पास डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं वो इंटरमीडिएट होती हैं।
अब आपके पास 3 तरह की फोर्सेस हैं। फर्स्ट वन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो वो क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस में आती है। और सेकंड में आ जाती है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, तो वो इंटरमीडिएट में है। नेक्स्ट हम जब मूव करते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की तरफ, तो वीक फोर्सेस आ जाती हैं। तो इस लिहाज से हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं वो किस में आती हैं, इंटरमीडिएट में आती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो स्ट्रेंथ है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, ये किस किस पर डिपेंड करती है, कौन से फैक्टर हैं जिन पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है जो इनकी स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी। आपके पास आगे स्ट्रेंथ फैक्टर के स्ट्रेंथ फैक्टर कौन से हैं, तो फर्स्ट फैक्टर आ जाता है आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। बिटवीन एटम। दूसरा फैक्टर आ जाता है आपके पास डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। अब क्या है कि डिस्टेंस और स्ट्रेंथ का क्या है, इनवर्स रिलेशन है। स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। अब अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उनकी जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, वीक होगी, लेस होगी। अब आप इसकी एग्जांपल देखें कि आपके पास आ जाते हैं लिक्विड मॉलिक्यूल और गैसेस। ये हैं आपके पास लिक्विड के मॉलिक्यूल्स और ये हैं आपके गैसेस के मॉलिक्यूल। अब आपके पास जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है, इनके दरमियान स्पेसिस होती हैं, लेकिन गैसेस के निस्बत क्या होती हैं, कम स्पेसिस होती हैं। अब हम इसका जर्नल एक स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। आपके पास ये लिक्विड मॉलिक्यूल है। अब क्या है कि इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो क्या है, लेस है। जब डिस्टेंस कम होगा तो स्ट्रेंथ उनकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जबकि आप कंपेयर करें गैस मॉलिक्यूल को, गैस मॉलिक्यूल में तो स्पेसिस ही बहुत ज़्यादा होती हैं, ऑलमोस्ट 300 टाइम डिस्टेंस है जो ये होता है, स्पेसिस डिस्टेंस आ जाता है इनमें। अब आप जब गैस मॉलिक्यूल्स को देखते हैं तो आप ये कहते हैं कि इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा और स्ट्रेंथ जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की है वो क्या होगी, लेस होगी। तो अब हम इसका रिज़ल्ट ये कहते हैं कि आपके पास जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं वो कम होती हैं। लिक्विड मॉलिक्यूल में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस एज कंपेयर टू द गैसेस मॉलिक्यूल रीजनेबली स्ट्रांग होती हैं। नेक्स्ट आपका दूसरी टाइप आ जाती है फोर्सेस की, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस क्या हैं। अब आपने सबसे पहले डाइपोल डाइपोल फोर्सेस देखी कि डाइपोल डाइपोल फोर्सेस मैंने आपको बताया कि ये पोलर मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करती हैं। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं ये सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल में वही फोर्सेस आ रही हैं जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं। इनमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी होती हैं, लेकिन हम उनको क्यों नहीं कहते कि इसमें ये फोर्सेस हैं। इसकी रीज़न ये है कि उनमें डाइपोल डाइपोल फोर्सेस डोमिनेट होती हैं, इसलिए हम सिर्फ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस का कहते हैं। जबकि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, इसलिए हम ये कहते हैं
कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल में लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं। अब आपके पास आ जाता है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। अब अगर आप लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की डेफिनेशन करें तो हम ये कह सकते हैं कि मोमेंटरी या शॉर्ट रेंज फोर्सेस जो आपके पास इंस्टेंटेनियस डाइपोल या इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस के बिटवीन जो फोर्सेस होती हैं उनको आप कहेंगे कि आपके पास लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं। अब आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ये कह सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। इन दोनों फोर्सेस को हम कहेंगे कि ये आपके पास क्या हैं, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं। और ये क्या है, शॉर्ट रेंज हैं, यानी कि फ्यू मोमेंट के लिए होती हैं, ये परमानेंट नहीं होती। अब आप सबसे पहले देखेंगे कि आपके पास इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्सेस क्या होती हैं। इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्सेस अब क्या है, आपके पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास क्लोरीन मॉलिक्यूल है Cl2, आपके पास दूसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल है Cl2। अब ये नॉन पोलर हैं, इन पर कोई चार्ज नहीं है, इन पर डाइपोल नहीं है। अब क्या होगा कि जब ये क्लोरीन मॉलिक्यूल इसकी तरफ अप्रोच करेगा और ये क्लोरीन मॉलिक्यूल इसकी तरफ अप्रोच करेगा तो अब क्या होंगे कि जो इसके इलेक्ट्रॉन होंगे और जो इसके इलेक्ट्रॉन होंगे, अब इलेक्ट्रॉन पर सेम चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो वो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक साइड पे चले जाएंगे, न्यूक्लियस सेंटर में आ जाएगा। अब इसके इलेक्ट्रॉन एक साइड पे चले जाएंगे, न्यूक्लियस सेंटर में आ जाएगा जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। इसको आप ऐसे देखेंगे कि ये आपके पास एक क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ये इसके इलेक्ट्रॉन है इस तरह। अब ये आपके पास दूसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ये इसके इलेक्ट्रॉन इस तरह है। अब क्या हुआ है कि जब ये क्लोरीन मॉलिक्यूल इसको अप्रोच करेगा और ये क्लोरीन मॉलिक्यूल इसको अप्रोच करेगा तो होगा कुछ यूँ कि आपके पास जो इसके इलेक्ट्रॉन होंगे, इसको यहाँ ड्रा कर लें, जो इसके इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ साइड पे आ जाएंगे और जो पॉजिटिव चार्ज होगा यानी कि जो न्यूक्लियस है वो यहाँ एक साइड पे रह जाएगा। अब दूसरा भी आप देख लें, ये आपके इलेक्ट्रॉन है। अब हुआ यूँ है कि आपके पास ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल था, इसमें कोई डाइपोल नहीं था, लेकिन जब इन दोनों ने एक दूसरे को अप्रोच किया तो इनमें डाइपोल आ गए इंस्टेंटेनियसली, यानी कि फ्यू मिनट के लिए आए, ये चंद मोमेंट्स के लिए होता है, शॉर्ट रेंज होता है और फिर दोबारा ये ओरिजिनल पोजीशन में चले जाते हैं। तो अब क्या हुआ है कि इस क्लोरीन मॉलिक्यूल में और
इस क्लोरीन मॉलिक्यूल में डाइपोल आ गया है। अब इन दोनों के दरमियान जो फोर्सेस होंगी हम इन्हें नाम देंगे कि ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्सेस हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस में हमने दो टर्म यूज़ की थी। एक थी आपके पास इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्सेस और दूसरी थी आपके पास इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। अब हम इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस देखने लगे हैं कि वो क्या है। इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। अब क्या होगा कि जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल है जिस पर फ्यू मोमेंट के लिए डाइपोल क्रिएट हुआ था, अब वो क्या करेगा कि जो आपके पास एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है उसमें चार्ज इंड्यूस्ड करवाएगा। तो उनके दरमियान जो फोर्सेस आ जाएंगी उनको आप कहेंगे कि इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। अब आपके पास ये एक था, ये आपके पास इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्सेस वाला पड़ा है। ये आपके पास बिल्कुल न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। जब ये इसको अप्रोच करेगा, ये इसकी तरफ आएगा, तो इन दोनों के दरमियान क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा कि जो आपका इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस साइड पे आ जाएंगे और ये चार्ज इस पे आ जाएगा। देखें, पहले ये मॉलिक्यूल बिल्कुल न्यूट्रल था, लेकिन न्यूट्रल मॉलिक्यूल जब इसकी तरफ आया इंस्टेंटेनियस डाइपोल की तरफ, तो इसने क्या किया, इसमें चार्ज इंड्यूस करवा दिया। इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये अब इंड्यूस्ड मॉलिक्यूल बन चुका है और इन दोनों के दरमियान जो फोर्सेस होंगी इसे हम कहेंगे कि इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस हैं। अब क्या है कि इन दोनों के इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस दोनों का हमने कहा कि जो शॉर्ट रेंज या मोमेंटरी फोर्सेस होती हैं बिटवीन इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस आर नाउन एज लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो ये आपके पास आ गई लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। ठीक हो गया ये। अब आपने देखना है कि ये जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं ये कौन से फैक्टर्स होते हैं जिन पे डिपेंड करती हैं। तो एक तो सीधा फैक्टर आ जाता है इसका साइज़ का, मॉलिक्यूलर वेट का। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसका वो आ जाएगा आपके पास शेप एंड देन सरफेस एरिया। अब आप देखें फैक्टर upon which London dispersion forces depend। इसमें पहला फैक्टर आ जाएगा आपके पास मॉलिक्यूलर वेट, दूसरा आ जाएगा साइज, तीसरा आ जाएगा शेप, चौथा आ जाएगा आपके पास सरफेस एरिया। अब आप देखें जिसका साइज़ ज़्यादा होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा, तो उसका हम ये कहेंगे कि उसमें फोर्सेस क्या हैं, ज़्यादा हैं। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ज़्यादा होंगे तो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब अगर आप शेप को देखें तो शेप को आप एक्सप्लेन करेंगे इन द फॉर्म ऑफ आइसोमर्स। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि आपके पास हेक्सेन के आइसोमर्स हैं CH3, CH2,
CH2 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 CH3। ये आपके पास स्ट्रेट चेन है, इसे आप एन हेक्सेन का नाम देंगे। दूसरा आ जाता है आपके पास CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH3। अब आप इस सेकंड स्ट्रक्चर को देखें कि इसमें जो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है वो ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जिसके पास एक हाइड्रोजन है, और ऐसे केस में जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ऐसे कार्बन के साथ हो जिसके पास एक हाइड्रोजन हो तो उसकी नेमिंग हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, आइसो हेक्सेन है। अच्छा, अब आप इसका थर्ड आइसोमर देखें, CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। अब आप देखें कि आपके पास, अब आपने सब्स्टिट्यूएंट देखना है। जब आप नेमिंग करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं कि स्ट्रेट चेन को सिलेक्ट करते हैं जहाँ से आपके पास सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। अब देखें, आपने ये स्ट्रेट चेन सिलेक्ट की, आपने देखा कि आपके पास ये दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए। अब आपके पास सब्स्टिट्यूएंट ऐसे कार्बन के साथ अटैच हैं जिसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो आप इसको नाम देते हैं कि ये क्या है, नियोहेक्सेन। अब आपने शेप की बेस पर भी कहा कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस का। अब आप देखें कि ये आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, एन हेक्सेन। अब दूसरा एन हेक्सेन मॉलिक्यूल आता है इसके साथ अट्रैक्ट करने के लिए, तो ये CH3 है सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अच्छा, अब देखें कि इसके पास आप सरफेस एरिया ज़्यादा है, यहाँ अट्रैक्शन होगी इनके दरमियान। तो जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये है कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस उसकी क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। जब लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। अब आप इसमें देखें और इसमें देखें, ये भी ब्रांच में आता है और ये भी ब्रांच में आता है। अब इन दोनों में डिफरेंस करना या ये बताना कि इसमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ज़्यादा हैं या इसमें ज़्यादा हैं स्ट्रक्चर के हवाले से, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इसलिए हम इसको सरफेस एरिया की बेस पर ही कहेंगे। अब आप देखें कि आपके पास दूसरा मॉलिक्यूल आता है ऐसा ही इसके साथ अट्रैक्ट करने के लिए, तो आपके पास ये एक ब्रांच लगी हुई है। अब ये ब्रांच है जो ये तो अवेलेबल नहीं होगी ना उसका सरफेस एरिया उसको अट्रैक्शन के लिए, तो अब क्या हुआ है कि यहाँ पे सरफेस एरिया क्या हुआ है, कम हुआ है। जब सरफेस एरिया कम हुआ है इसकी निस्बत इसका सरफेस एरिया कम है, तो इसका मतलब कि इसकी जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं वो कम है एज़ कंपेयर टू द एन हेक्सेन। अब आप तीसरा स्ट्रक्चर देखें, नियोहेक्सेन। अब इसमें आपके पास जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं वो दो लगे हुए हैं, और अगर आपके पास ऐसा ही मॉलिक्यूल आ रहा है इसके साथ अट्रैक्शन डेवलप करने के लिए, तो आप ये देखें कि अब ये एरिया भी चला गया और ये भी एरिया चला गया, ये अवेलेबल नहीं है अट्रैक्शन के लिए। अब इसका सरफेस एरिया क्या हो गया, कम हो गया। जब सरफेस एरिया कम होगा तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस क्या होंगी, कम होंगी, और उस लिहाज से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या आएगा, कम आएगा। अब इनको हम ऐसे समराइज़ करेंगे कि हमारे पास जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं वो एन हेक्सेन में सबसे ज़्यादा हैं। फिर आ जाएगा हमारे पास आइसोहेक्सेन, फिर आ जाएगा आपके पास नियोहेक्सेन। ये ट्रेंड आपने लिखा है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस के लिए।
अच्छा, अब ये जो हमने 4 फैक्टर इसके डिस्कस किए हैं, इसका रिज़ल्ट हमने ये लिखा है कि मॉलिक्यूलर वेट और सरफेस एरिया, इन दोनों का आपस में लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा उतनी ज़्यादा लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगे और उतना ही उस मॉलिक्यूल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई आएगा। और सरफेस एरिया भी जिसका क्या होगा, ज़्यादा होगा, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ज़्यादा होंगी और बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। अब हम इस लेक्चर को विद इन 2 और 3 मिनट समराइज़ कर लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में पढ़ा क्या है। हमने चैप्टर नंबर 4 शुरू किया था लिक्विड एंड सॉलिड्स का। इसका फर्स्ट लेक्चर जो आज आपको दिया गया है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये दोनों टर्म्स रिलेटिवली यूज्ड होती हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस में डिफरेंस क्या है। तो इसको आप देखें कि आपके पास जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो आपके पास विद इन द मॉलिक्यूल होती हैं और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो बिटवीन द मॉलिक्यूल होती हैं। जैसा कि मैंने आपको वाटर का स्ट्रक्चर ड्रा करके बताया कि जब आपके पास वाटर का एक मॉलिक्यूल था तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो फोर्सेस थी उनको हमने नाम दिया कि ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। लेकिन जब हमने वाटर के 2 मॉलिक्यूल लिए और वो फोर्स जिसने इन दोनों मॉलिक्यूल को आपस में जोड़े रखा, इनको हमने नाम दिया कि ये क्या हैं, आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। फिर हमने देखा कि आपके पास जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं इनकी टाइप्स आ जाती हैं कि कौन कौन सी हैं। आपके पास आ जाती है डाइपोल फोर्सेस, फिर इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्सेस, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, और फिर हमने कलेक्टिव टर्म यूज़ की लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस के लिए। ठीक है, फिर हमने इनको एक एक करके डिस्कस किया कि आपके पास जो डाइपोल फोर्सेस होती हैं वो क्या होती हैं, ये किस में एग्जिस्ट करती हैं। तो ये पोलर मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करती हैं। फिर हमने इसका देखा कि इसके जो स्ट्रेंथ है वो इंटरमीडिएट है और वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है, 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है कि आपके पास जो एटम हैं उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैसा है, कितना है, और दूसरा आपके पास आ जाता है कि डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। जब हम डिस्टेंस पे गए तो हमने लिक्विड और गैसेस दोनों में देखा कि जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं उनके दरमियान जो स्पेसेस आ जाती हैं, मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, काफ़ी डिस्टेंस होता है। तो हमने ये कहा कि हमारे पास जो डिस्टेंस है और डाइपोल फोर्सेस हैं उनका इन्वर्स रिलेशन है। तो इसलिए हमारे पास जो गैसेस हैं उनमें जो डाइपोल फोर्सेस होती हैं वो कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू द लिक्विड में रीज़नेबली स्ट्रांग होती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि स्ट्रांग होती हैं, लेकिन रीज़नेबली स्ट्रांग होती हैं। फिर हमने डिस्कस किया लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस को। तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस किस में होती हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में होती हैं। अब ये बात नहीं थी कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस नहीं होती, पोलर मॉलिक्यूल में भी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, लेकिन हम वहाँ लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की बात क्यों नहीं करते, उसकी रीज़न ये है कि आपके पास वहाँ पे जो डाइपोल फोर्सेस होती हैं वो क्या होती हैं, डोमिनेंट होती हैं। जबकि आपके पास इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस या इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्सेस की बात करें कि ये जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस में होती हैं ये शॉर्ट रेंज होती हैं, ये इन दोनों के बिटवीन होती हैं। ये इंस्टेंटेनियस हम इसको इसलिए कह रहे हैं कि ये फ्यू मोमेंट के लिए होती हैं। ठीक है, फिर आपने देखा कि आपके पास जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं वो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। तो 4 फैक्टर्स आ गए आपके पास, मॉलिक्यूलर वेट, साइज, शेप और सरफेस एरिया। मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा तो आपके पास लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस क्या होंगी, ज़्यादा होंगी, स्ट्रांग होंगी, मोर होंगी, ग्रेटर होंगी और बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या होगा, हाई होगा। और सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर में बहुत सी इंफॉर्मेटिव चीज़ें मिली होंगी और आप ये लेक्चर दोबारा नेक्स्ट लेक्चर आने से पहले आप इस लेक्चर को एक दफ़ा गो थ्रू करके आइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।